बारिश के कारण घर तो क्या, बाजार में भी हरी सब्जी मिलनी मुश्किल हो गई थी। ऐसे में रजनी के घर आती है उसकी चाची सास। संजय मजदूरी करके घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में हरी सब्जियों का ठेला दिखाई देता है। कई दिनों से घर में हरी सब्जी नहीं बनी है। इस ठेले वाले के पास ताजी हरी सब्जियां दिखाई दे रही हैं। उस दिन संजय को मजदूरी का काम भी मिला था और मालिक ने 500 रुपए भी दिए थे। संजय ठेले वाले से कुछ हरी सब्जी खरीद लेता है। जब वो घर पहुंचता है, रजनी, आज बाजार में हरी सब्जी दिखाई दी। मैंने कुछ हरी सब्जी ले ली है। 2-3 दिन हमें हरी सब्जी खाने को मिलेगी। रजनी ने देखा एक झोले में पालक और बैंगन रखी थी। आज पालक की सब्जी बना देती हूँ। रजनी पालक की सब्जी बनाने लगती है, लेकिन ज्यादातर पालक में कीड़े लगे हुए थे। वो आधे से अधिक पालक फेंक देती है और सब्जी में आलू ज्यादा डाल देती है। रात में जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, ये क्या रजनी, मैं 2 किलो पालक लाया था ताकि सब्जी में आलू कम डालने पड़े, लेकिन तुमने पालक कम और आलू ज्यादा डाल दिया है। इतने दिनों के बाद संजय हरी सब्जियां लेकर आया, लेकिन बहू को तो हर सब्जी में आलू डालने की आदत पड़ गई है। आलू खा खा कर हम भी आलू जैसे मोटे हो जाएंगे। आप लोग बेवजह मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, पहले सच्चाई तो सुन लीजिए। बता बहू, आखिर सच्चाई क्या है? आधे से अधिक पालक में कीड़े लगे हुए थे, जिस कारण उन्हें फेंकना पड़ा। सब्जी कम न पड़ जाए इसलिए मैंने आलू ज्यादा डाल दिया। बारिश में अच्छी सब्जियां मिलनी बहुत मुश्किल है। आज मुझे काम करके 500 रुपए मिले थे। मैंने 200 रुपए की सब्जियां खरीद ली। एक तो इतनी महंगी सब्जी, उस पर से सड़ी हुई। फिर न जाने कब काम मिलेगा और हरी सब्जी खरीद पाऊंगा। वैसे भी बारिश के मौसम में काम मुश्किल से मिल पाता है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सोच लिया है अपने आंगन में कुछ हरी सब्जियां लगाऊंगी। हमें बारिश में भी हरी सब्जियां खाने को मिलेंगी। रजनी के घर में छोटा सा आंगन था, जिसमें वो कुछ हरी सब्जियों के बीज लगाती है। वो रोज उनमें पानी देती और उनकी देखभाल करती। कुछ दिन के बाद उसके आंगन में हरी सब्जियों के छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। दीदी, हमारे आंगन में हरी सब्जियां उगने वाली हैं। मैं माँ से कहूंगी कि वो हमारे लिए सब्जियों की बिरयानी बना दे। बिरयानी कैसी होती है दीदी? मैंने सुना है बिरयानी बहुत टेस्टी होती है। तुझे याद है जब हम लोग सुरीली चाची के घर गए थे, तब उन्होंने बिरयानी बनाई थी जिसकी खुशबू से पूरा घर महक उठा था। आज बच्चों ने बिरयानी की याद दिला दी। आहा, सुरीली भाभी ने क्या लाजवाब बिरयानी बनाई थी। बहू ने आंगन में हरी सब्जियां लगा ही दी हैं। अब हम अक्सर उससे बिरयानी बनवा कर खाया करेंगे। पूरा परिवार हरी सब्जियों की बिरयानी खाने की उम्मीद लगाए बैठा था। आंगन में छोटे छोटे उगते हुए पौधों को देखकर रजनी भी बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि उस रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। संजय बाहर से भीगता हुआ आता है। आप तो बुरी तरह से भीग गए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। संजय कपड़े बदलकर चारपाई पर बैठ जाता है। रजनी सबके लिए चाय बनाकर लाती है। आज अचानक इतनी तेज बारिश होने लगी कि हाथ आया हुआ काम भी छूट गया। मैं तो बारिश में भीगकर काम कर लेता, लेकिन मालिक ही भाग गया। बारिश में भीगकर काम करने की जरूरत भी क्या है? माँ, अगर काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? कम से कम 2 वक्त की रोटी के लिए कमाना ही पड़ेगा। अब चिंता की क्या बात है, बहू आंगन में हरी सब्जियां उगा ही रही है। घर में आटा हो तो बस फिर बात ही क्या। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। माँ, जब हरी सब्जियां उग जाए तो हमारे लिए बिरयानी बना देना, जैसा सुरीली चाची ने बनाया था। मैं तुम सबके लिए बिरयानी बना दूंगी। लेकिन रजनी के ससुराल वालों की उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब पूरी रात बारिश होती रही, और सुबह जब रजनी ने खिड़की से आंगन की ओर देखा तो वो अपने आंसू न रोक सकी। क्या बात है रजनी, तुम क्यों रो रही हो? हमारे आंगन में पानी भर गया है। हरी सब्जियों के छोटे छोटे पौधे अभी उगने शुरू ही हुए थे कि सब पानी में डूब गए। मतलब बिरयानी खाने का सपना अधूरा रह जाएगा? नहीं पिताजी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। बारिश छूटने के बाद मैं फिर से आंगन में हरी सब्जियां लगाऊंगी। जब बारिश रुकती है तब रजनी आंगन में बारिश का जमा हुआ पानी बाहर निकालती है और सारे पौधे जो पानी में खराब हो चुके थे उन्हें साफ करती है और फिर से नए बीज लगाती है। इस बार बारिश ना हो तो अच्छा होगा, तभी हमारे आंगन में हरी सब्जियां उग सकेंगी। रजनी आंगन में रोज पानी डाला करती। कुछ दिन के बाद वहां फिर से हरे हरे छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, मेरे पौधों की रक्षा करना।
लेकिन बारिश के मौसम में बारिश ना हो ये कैसे हो सकता था। एक दिन की बात है, आसमान काले काले बादलों से घिर जाता है और बारिश की मोटी मोटी बूंदें रजनी के छोटे छोटे पौधों को रौंदने लगती हैं। फिर से तेज वर्षा हो रही है, ना जाने बहू की फसल का क्या होगा। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। मूसलाधार बारिश होने लगती है और सारे पौधे पानी में डूब जाते हैं। लगता है हम बारिश के मौसम में बिरयानी तो दूर, रोटी के साथ सब्जी खाने के लिए भी तरस जाएंगे। बारिश के कारण न काम मिल रहा है और न पैसों का जुगाड़ हो पा रहा है। हरी सब्जियां खरीद तो नहीं पा रहा हूँ। सोचा था अपने आंगन में हरी सब्जियां उगाएंगी। मौसम से भी हमारी खुशियां नहीं देखी जा रही हैं। जैसी सब्जियां उगने को होती है, तेज वर्षा उन्हें बर्बाद कर देती है। वैसे आज तुमने खाने में क्या बनाया है माँ? राजू बेटे, आज मैंने रोटी के साथ लहसुन की चटनी बनाई है। ये भी कोई खाना है? भला लहसुन की चटनी के साथ रोटी कैसे खाई जाएगी? कम से कम दाल तो बना देती। राजू बेटे, घर में आटे के अलावा और कुछ नहीं है। राजू बेटे, कल जैसे ही बारिश छूटेगी मैं काम पर जाऊंगा और शाम को लौटते वक्त दाल और सब्जी लेकर आऊंगा। आज तू लहसुन की चटनी के साथ रोटी खा ले। संजय के समझाने पर राजू किसी तरह चटनी के साथ एक रोटी खाता है। दूसरे दिन संजय काम पर तो जाता है, लेकिन पूरे गांव में पानी भरा होता है। आज तो कोई भी अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। काम मांगू भी तो किससे? इधर रजनी अपने आंगन में जाती है तो वहाँ बहुत पानी भरा होता है। अब तो आंगन में सब्जियां उगाना दिन में सपना देखने जैसा है। हर बार मेरी मेहनत बेकार जाती है। वो आंगन से पानी बाहर निकालकर वापस घर आ जाती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रजनी बाऊ, ओ रजनी बाऊ। रजनी देखती है कि उसके सामने उसकी चाची सास सुरीली खड़ी थी। अरे चाची जी, आप आइए ना। रजनी सुरीली को चारपाई पर बिठाती है और पानी लाकर देती है। घर के सभी सदस्य सुरीली से बातें करने लगते हैं। सुरीली भाभी, संजय के बाबा तो आपके हाथ की बिरयानी का स्वाद अभी तक नहीं भूले। हाँ भाभी, आपने क्या बिरयानी बनाई थी, अभी तक उसका स्वाद जुबान पर है। क्यों, बहू को बिरयानी बनानी नहीं आती है क्या? ऐसी बात नहीं है भाभी, बहू को सब बनाना आता है, लेकिन आप तो जानती हैं कि बारिश के मौसम में हरी सब्जियां मिलती कहाँ हैं। उस पर से संजय का काम भी मंदा चल रहा है। हमने भी तो गरीबी में अपना घर संभाला है। मैं तो अपने ससुराल वालों को रोज उनकी पसंद का खाना खिलाया करती थी। आपके भैया मुझे जो पैसे देते थे उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा बचा कर रखती थी, जो बारिश के दिनों में सब्जी खरीदने के काम आते थे। लेकिन आजकल की बहुओं को तो घर चलाना ही नहीं आता है। 2 पैसे जोड़कर रखना इनके बस की बात कहाँ। ऐसी बात नहीं है चाची जी, मैं अपने ससुराल वालों को रोज उनकी पसंद का खाना तो नहीं खिला सकती, पर मैं वादा करती हूँ कि आज मैं सबके लिए बिरयानी जरूर बनाऊंगी। कैसे बनाएगी? क्या घर में हरी सब्जी है? नहीं चाची जी, हरी सब्जी तो नहीं है, लेकिन मैं बाजार से हरी सब्जी ले आऊंगी। रजनी घर से निकल जाती है। आज तो चाची जी ने मेरे संस्कारों पर सवाल उठा दिया है। आज मैं सबको हरी सब्जी की बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी। रजनी सब्जी की तलाश में निकल जाती है, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही उसे कहीं सब्जी दिखाई पड़ती है। दूर दूर तक सड़क पर पानी भरा होता है, लेकिन एक जगह पर उसे कटहल का पेड़ दिखाई देता है जिसमें ढेर सारे कटहल लगे होते हैं। उस पेड़ पर कितने सारे कटहल लगे हुए हैं, लेकिन पेड़ तक पहुंचूंगी कैसे? उसके चारों तरफ तो पानी भरा है। रजनी थोड़ी देर सोचती है, फिर वो हिम्मत करके पानी में बढ़ जाती है और कटहल के पेड़ तक पहुंच जाती है। वो पेड़ पर चढ़कर 4 कटहल तोड़ लेती है। चारों कटहल लेकर वो घर जाने लगती है। उसे रास्ते में एक ग्राहक मिलता है। बाबूजी, कटहल खरीदोगे? बहुत रसीले और स्वादिष्ट हैं। वो ग्राहक रजनी से 2 कटहल खरीद लेता है, जिसके बदले में वो उसे 50 रुपए देता है। उस पैसे से वो बिरयानी बनाने का सामान खरीदती है और घर आती है। वो रसोई में जाकर दोनों कटहल को काटती और बिरयानी बनाने लगती है। आज तो रसोई से बिरयानी की खुशबू आ रही है। लगता है माँ बिरयानी बना रही है। चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन मेरे जैसी बिरयानी नहीं बना पाएगी। भाभी, कम से कम आज हमें बिरयानी का स्वाद तो चखने को मिलेगा। रात हो जाती है। रजनी कटहल बिरयानी बनाकर तैयार कर लेती है और सबके लिए खाना लगाती है। मैं पहली बार कटहल बिरयानी खा रहा हूँ। ये तो वेज बिरयानी से भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ, सचमुच में कटहल की बिरयानी बहुत लाजवाब बनी है। क्यों सुरीली भाभी? रजनी के हाथों की बनी स्वादिष्ट कटहल बिरयानी खाकर सुरीली भाभी की बोलती बंद हो जाती है। पूरा परिवार उस दिन रजनी के हाथों की बनी कटहल बिरयानी की तारीफ करते नहीं थक रहा था।
कामिनी देवी की दोनों बहुएं नितारा और सिद्धि पहली बार मां बनने वाली थी। नितारा का मायका बहुत अमीर था तो वहीं सिद्धि का मायका गरीब था। दोनों बहुओं की डिलीवरी के वक्त कामिनी देवी के घर एक अनचाहा मेहमान आ जाता है। कामिनी देवी के घर में उनकी सबसे बड़ी ननद शकुंतला देवी की एंट्री होती है। शकुंतला देवी कामिनी देवी के पति रघुराज से उम्र में 10 साल बड़ी हैं। कामिनी, ओ कामिनी। अरे बड़ी दीदी, आइए बैठिए ना दीदी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कामिनी अपनी बड़ी ननद को पानी लाकर देती है। शकुंतला दीदी आने से पहले बता देती तो मैं अपने दोनों बेटों में से किसी एक को स्टेशन भेज देती। आपको घर आने में तकलीफ हुई होगी। अरे तकलीफ कैसी, ये मेरा ही तो घर है। हाँ दीदी, सही कहा आपने, ये आपका ही घर है। दोनों बहुएं कहाँ हैं? दोनों पहली बार माँ बनने वाली हैं। मैंने तो रघु को अपनी गोद में खिलाया है राजन और नितिन को अपनी गोद में खिलाया है। अब उनके बेटों को भी अपनी गोद में खिलाऊंगी। बिल्कुल दीदी, दोनों बच्चों पर तो आपका पहला हक है। मैं नितारा और सिद्धि को बुलाकर लाती हूँ। तू सिर्फ सिद्धि को बुलाकर ला, नितारा को आराम करने दे, मैं उसके कमरे में जाकर मिल लूंगी। ऐसा क्यों दीदी? नितारा को भी बुला लाती हूँ, वो भी आपसे मिल लेगी। कामिनी, तू बिल्कुल बुद्धू ही रह गई। अरे नितारा बड़े अमीर घर की बेटी है, उसे ज्यादा चलने फिरने की कहाँ ही आदत होगी। उसे आराम करने दे, तू सिद्धि को बुला ला। इससे पहले कि कामिनी सिद्धि को बुलाने जाती, सिद्धि खुद ही चाय नाश्ता लेकर बुआ सास के पास आ जाती है। बहू, तूने क्यों तकलीफ की, मैं तो चाय बना ही लेती। सिद्धि बुआ सास के पैर छूती है, लेकिन बुआ सास के मुंह से आशीर्वाद का आ भी नहीं निकलता है। सिद्धि वहां से चली जाती है। कामिनी, सिद्धि के होते हुए तू रसोई में काम करती है? दीदी, सिद्धि पहली बार माँ बन रही है ना, अब 9वां महीना लग गया है। डॉक्टर ने कहा है कि लेबर पेन कभी भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसे काम करने से मना किया था। गर्भवती औरत जितना ज्यादा काम करेगी उसका बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा। हाँ दीदी, ये बात तो नितारा पर भी लागू होती है ना? नहीं, नितारा अमीर घर की बेटी है, उसके घर में नौकर चाकर हैं, उसे घर का काम करने की आदत कहाँ होगी। उसे तो आराम करने दिया कर, सिद्धि से घर के सारे काम कराए कर। लेकिन दीदी, लेकिन क्या, अब मैं आ गई हूँ ना, तू देखती जा मैं कैसे सिद्धि से काम निकलवाती हूँ। बड़ी बुआ चाय नाश्ता करके अमीर गर्भवती बहू के कमरे में जाकर उससे मुलाकात करती है। उसके बाद वो सिद्धि के पीछे पड़ जाती है। सिद्धि बहू, आज रात के खाने में क्या बना रही हो? बुआ जी, पनीर की सब्जी, दाल तड़का और चावल बना रही हूँ। पनीर की सब्जी के साथ पूरियां बना ले और दाल तड़का के साथ पुलाव और साथ में बेसन का हलवा भी बना लेना। ठीक है बुआ जी। और सुन, मैं गांव से पालक लेकर आई हूँ, अभी सबके लिए पालक के पकौड़े बना दे। ठीक है बुआ जी। दीदी, इतना काम? तू चुप कर, तू देखती जा कैसे सिद्धि सारे काम मिनटों में कर लेगी, उसे काम करने की आदत होगी। सिद्धि सबके लिए पालक के पकौड़े बनाती है, उसके बाद रात का खाना बनाती है। सबको खाना खिलाने के बाद जूठे बर्तन धोने की जिम्मेदारी भी बुआ जी उसे ही थमा देती है। बेचारी सिद्धि थक कर चूर हो जाती है और बिना खाए बिस्तर पर गिर जाती है। सिद्धि, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस बहुत थकान लग रही है। आज बुआ जी ने तुमसे बहुत काम करवाया है, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। नितिन जाकर कामनी से कहता है कि घर का सारा काम सिद्धि से ना करवाया जाए। तू तो बीवी का गुलाम बन गया है। जब हमारे पेट में बच्चा था तब हम घर के सारे काम मिनटों में निपटा दिया करते थे। तेरी बीवी कहाँ की महारानी है कि उससे जरा सा काम नहीं होता है? बुआ जी, मेरा मतलब था कि जब घर में इतने लोग हैं तो सब मिल बांट कर काम कर लेते। अकेले सारा काम करने से सिद्धि की तबीयत खराब हो गई है। हमें अच्छे से पता है कि कौन क्या काम कर सकता है, औरतों के मामले में तू बीच में मत बोल। अब बुआ जी रोज सिद्धि को घर के कामों के अलावा नए नए काम बताते। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक नितारा के पेट में दर्द होने लगा। राजन नितारा को एक महंगे अस्पताल में ले जाता है, जहां वो एक बेटे को जन्म देती है। नितारा अभी अस्पताल में ही थी कि तभी घर में सिद्धि को भी लेबर पेन होने लगता है। घबराओ मत सिद्धि, मैं तुम्हें उसी अस्पताल में ले चलता हूँ जहाँ भाभी एडमिट हैं। सिद्धि को महंगे अस्पताल में ले जाने की क्या जरूरत है? घर के बगल में सरकारी अस्पताल है, वहाँ भी डिलीवरी होती है, वहीं ले जा। बुआ जी, आपको तो पता ही है कि सरकारी अस्पताल में पेशेंट के साथ कैसे बर्ताव होता है। गरीबों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की आदत होती है। शादी से पहले इसने कौन सा किसी महंगे अस्पताल में इलाज कराया होगा? बुआ जी जिद करके सिद्धि की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में करवाती है।
दोनों बहुएं अपने अपने बच्चे को लेकर घर आती हैं। कामिनी जा आरती की थाली ले आ, नितारा और उसके बेटे का स्वागत मैं करूंगी। कामिनी आरती की थाली लेकर आती है। बुआ जी नितारा और उसके बेटे की आरती उतार कर स्वागत करती हैं। नितारा घर के अंदर आ जाती है। उसके पीछे सिद्धि अपने बेटे को लेकर घर आती है, लेकिन बुआ जी उसका स्वागत नहीं करती हैं। कामिनी आरती की थाली पूजा वाली जगह पर रख दे। लेकिन दीदी, सिद्धि का बेटा भी तो इस घर का पहला पोता है, उनकी आरती नहीं उतारेंगी? अरे इनकी आरती उतार कर क्या करेगी, चल घर में चल, नितारा के बेटे की मुंह दिखाई करनी है। बुआ जी नितारा के कमरे में जाती हैं। वो नितारा के बेटे के हाथ में एक सोने की चेन देती हैं। नितारा बहू, ये सोने की चेन तेरे बेटे के गले में बहुत सुंदर लगेगी। बुआ जी इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, तू इस घर की बहू है, तेरा बेटा इस घर का पहला पोता है, इस घर का चिराग है। बुआ जी, मेरा बेटा भी इस घर का चिराग है, मेरे बेटे के लिए क्या लाई हो? शकुंतला देवी को नितिन से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। तेरे बेटे के लिए मैं बाजार से कपड़े ला दूंगी। अच्छा, बड़े भैया के बेटे के लिए सोने की चेन और मेरे बेटे के लिए सिर्फ कपड़े, ये भेदभाव क्यों बुआ जी? ये तू अपनी बुआ से कैसे बात कर रहा है नितिन? क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? माँ, तुमने तो मुझे बड़ों का आदर करना सिखाया है, लेकिन बुआ जी को अमीर और गरीब में भेदभाव करना क्या दादी जी ने सिखाया होगा? जब से बुआ जी आई हैं, नितारा भाभी और सिद्धि के बीच भेदभाव कर रही हैं। नितिन बेटे, मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ, लेकिन अमीरों के स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब नितारा अपने मायके में क्या बोलेगी कि बुआ जी ने उसके बेटे को एक सोने की चेन तक नहीं दी। रही सिद्धि की बात, तो उसने अपने मायके में सोने के गहने कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है बुआ जी, आपको जो ठीक लगे वो आप करो। नितिन उसी समय बाजार जाता है और अपने बेटे के लिए एक सोने की चेन लाता है और उसके गले में पहना देता है। आपने बुआ जी की बातों को दिल पर ले लिया नितिन, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? सिद्धि, मैं अपने बेटे को कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगा। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ गलत हुआ है। दूसरे दिन बुआ जी बाजार से कुछ कपड़े लाती हैं, लेकिन वो दो तरह के कपड़े लाती हैं। नितारा के बेटे के लिए मॉल से महंगे कपड़े और सिद्धि के बेटे के लिए छोटी सी दुकान से सस्ते कपड़े। वो दोनों बहुओं को कपड़े देती हैं। बुआ जी, ये कपड़े बहुत सुंदर हैं, बहुत महंगे लग रहे हैं। मेरे जिगर के टुकड़े के सामने ये कुछ भी नहीं। बुआ जी नितारा के बेटे को गोद में उठाकर खूब प्यार करने लगती हैं। वहीं सिद्धि बुआ जी के लाए कपड़ों को देखकर मन ही मन सोचती है, सस्ते ही सही, लेकिन बुआ जी इतने प्यार से मेरे बेटे के लिए कपड़े लाई हैं। बुआ जी का इस तरह से दोनों बच्चों में भेदभाव करना घर के सदस्यों को बुरा तो लग रहा था, लेकिन सब उनकी उम्र और रिश्ते का लिहाज कर रहे थे, इसलिए कोई उनसे कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा क्या करूं कि बुआ जी अपने घर चली जाएं? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आखिर ये घर बुआ जी का भी है। तुम नहीं देख रही वो कैसे दोनों बच्चों में फर्क कर रही हैं, सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारा मायका गरीब है और नितारा भाभी का मायका अमीर है। नितिन को एक उपाय सूझता है। दूसरे दिन, बुआ जी, आज से घर की रौनक और बढ़ने वाली है। दोनों बच्चों से मिलने के लिए बड़ी ताई जी आ रही हैं। शकुंतला देवी का बड़ी ताई जी के साथ 36 का आंकड़ा था। वो उसी दिन अपना टिकट कटाकर अपने घर चली जाती हैं। नितिन बेटे, अपनी बड़ी ताई जी को लेने स्टेशन नहीं जाएगा? कौन सी ताई जी? मैंने बुआ जी को यहाँ से भगाने के लिए झूठ बोला था। जिस तरह से वो नितारा भाभी और सिद्धि के बीच फर्क कर रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अच्छा किया बेटे, बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा था। शकुंतला देवी के जाने के बाद कामिनी अपने दोनों पोतों के जन्म की खुशी में घर में पार्टी करती है। वो बड़ी बुआ जी को छोड़कर सारे रिश्तेदारों को पार्टी में इनवाइट करती है। Please subscribe this channel.